नमस्कार साथियों, कक्षा 9 चैप्टर 1 के इस पार्ट 3 में यानी थर्ड पार्ट में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत है। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट यानी इस पहले चैप्टर का जो पहला और दूसरा पार्ट है उसकी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम इस पार्ट में लेते हैं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। देखो, पदार्थ हम मुख्य रूप से जानते हैं 3 प्रकार की अवस्था पदार्थ में होती है, ठोस, द्रव, गैस। अब इन ठोस द्रव गैस में अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं तापमान का प्रभाव। यानी हम क्या पदार्थ की अवस्था को यानी ठोस द्रव गैस को ताप बढ़ाकर या ताप कम करके क्या एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखो, तापमान का प्रभाव हम देखते हैं अवस्था परिवर्तन पर। किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाकर या कम करके, भाई किसी भी पदार्थ का ताप बढ़ाकर या कम करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। तो या तो तापमान को बढ़ाकर कर सकते हैं या फिर तापमान को कम कम करके अपन कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, तो इसका हमारा पहला पॉइंट है संगलन। देखो, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इन पॉइंट को आप समझते जाए और नोट करते जाए। तो पहला पॉइंट है हमारा संगलन। संगलन का मतलब क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ गर्म होकर, यहाँ पर याद रखना हम ताप को बढ़ा रहे हैं, तो गर्म होकर द्रव में परिवर्तित हो जाए। भाई जैसे आपने फॉर एग्जांपल बर्फ लिया। बर्फ कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ। जब आपने उस बर्फ को फ्रीज से बाहर निकाला तो फ्रीज से बाहर निकालने पर रूम का जो टेम्परेचर होता है वो फ्रीज के टेम्परेचर से अधिक होता है। तो उससे क्या होगा, बर्फ जो होगा ठोस वो धीरे धीरे पानी में बदलेगा यानी द्रव में परिवर्तित होगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन आता है कि संगलन किसे कहते हैं। तो संगलन का मतलब होता है कि ठोस पदार्थों को गर्म करके उन्हें द्रव में परिवर्तित करना, क्या कहलाता है? संगलन। क्वेश्चन आ गया, बर्फ का जल में बदलना कौन सी प्रक्रिया? संगलन। लोहे का पिघलना यानी द्रव में बदलना, मोम का पिघलना, ये सभी कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? संगलन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। अब हम आगे बात करते हैं, आगे की वीडियो अपन लेते हैं गलनांक के बारे में। देखो, ये परिभाषा है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो परिभाषा अपन ले रहे हैं गलनांक, जिसको इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। अब ये गलनांक क्या है, ध्यान से समझना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गलनांक का मतलब देखो, पहले तो इस शब्दों से समझते हैं। भाई गलनांक है तो गलनांक का मतलब गलना आ रहा है, गलनांक का मतलब गलेगा। अब मुझे बताओ कौन गलेगा? ठोस गलेगा। और जब ठोस गलेगा तो किस में गलेगा? द्रव के अंदर। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि ये ठोस से द्रव में बदलने वाली प्रक्रिया। लेकिन गलनांक है तो तापमान आएगा। तो वह तापमान, देखो प्रकृति में कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो अपन कह सकते हैं कि उनका जो तापमान होता है वो अलग अलग होता है, ऐसा नहीं। भाई प्रत्येक वस्तु जो होता है वो अपने एक निश्चित तापमान पर जलती है। जैसे अपन बात करें, लकड़ी जो है वो अपने एक निश्चित तापमान पर जलेगी, लोहा एक निश्चित तापमान पर पिघलेगा। तो कोई भी ठोस पदार्थ हो, कोई भी द्रव पदार्थ हो, वो अपने एक निश्चित तापमान पर क्या करता है? अपनी दूसरी अवस्था में बदलता है। तो गलनांक कौन सा तापमान है? तो वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ किस में परिवर्तित हो जाए? द्रव में परिवर्तित हो जाए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं अपन, आपके पास एग्जाम्पल है बर्फ का गलनांक। भाई बर्फ का गलनांक क्या दे रखा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को आप चाहो तो 273 केल्विन भी लिख सकते हो। 273 केल्विन दोनों तापमान की इकाई है। तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन जो है ये बर्फ का क्या है? गलनांक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है कि बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर क्या है? पिघल जाता है। तो बर्फ जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन के तापमान के ऊपर के तापमान पर पिघल जाता है। यानी बर्फ को यदि आपने 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान दिया तो ये क्या हो जाएगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इससे कम -1, -2, -3 यहाँ पर बर्फ अपनी ठोस अवस्था में बना रहेगा। उसी प्रकार लोहे का गलनांक पूछा जाए तो 1693 डिग्री सेल्सियस, 1693 डिग्री सेल्सियस पूछा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, लोहे का गलनांक यानी लोहा 1693 डिग्री सेल्सियस पर गलता है। हीरे का गलनांक सर्वाधिक होता है, याद रखना 3743 डिग्री सेल्सियस हीरे का गलनांक होता है, जो कि सबसे ज्यादा है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक गलनांक किसका होता है? तो याद रखना हीरे का गलनांक सर्वाधिक होता है। और हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी आपको याद रखना है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ पूछ ले आपको, सबसे मजबूत पदार्थ वो कौन सा? हीरा। क्योंकि हीरे के द्वारा ही पत्थर को काटा जाता है, कांच को काटा जाता है, और हीरे को हीरे के द्वारा ही काटा जा सकता है, क्योंकि बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर पदार्थ होता है। अब हम आगे बात करते हैं गलनांक और संगलन के बारे में बात करने के बाद अब हम अगली अवस्था के बारे में बात करते हैं। अगली अवस्था है हमारी वाष्पन। अब ये वाष्पन क्या है? सुनो, ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ को उबाल कर, भाई वाष्प में आप खुद जानते हो वाष्प किसकी बनेगी? द्रव की बनेगी। किस में? गैस में। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थ को उबाल कर
हम उसे, या कह सकते हैं गर्म करके हम उसे वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वाष्पन कहा जाता है। बिल्कुल सरल सा है, द्रव को हमने गर्म किया तो किस में बदल गया, वाष्प में बदल गया। तो हमने इन प्रक्रिया में वस्तु को अपन गर्म करें, यानी तापमान को बढ़ा रहे। पहले में हमने ठोस के तापमान को बढ़ाया, द्रव में बदला, तो उसको हमने बोला संगलन। दूसरी प्रक्रिया में वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदला, उसको हमने बोला था गलनांक। और तीसरी प्रक्रिया जिसमें हमने आगे द्रव को गर्म करके गैस में बदल रहे हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन कहलाती है। तो इसका भी कोई ना कोई तापमान होगा, तो वो तापमान क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। क्वथनांक को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइल है ना, गर्म करना। भाई ये सब वर्ड एक दूसरे से अपने जुड़े हुए हैं। तो क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग का मतलब गर्म करना, यानी उबालना कह सकते हैं, बॉइल करना। तो क्वथनांक किसका होगा, तो वह तापमान, क्वथनांक भी क्या है, वह तापमान, गलनांक भी वह तापमान था। तो क्वथनांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ, वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाए, वो तापमान क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो प्रत्येक द्रव का तापमान जो होता है वो निश्चित होता है, यानी क्वथनांक उसका निश्चित होता है। जैसे जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस को आप लिख सकते हो 373 केल्विन। अब ये केल्विन, डिग्री सेल्सियस, ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, तापमान इकाई परिवर्तन पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे अपन अगले पार्ट में। तो देखो, क्वथनांक जो है वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैस में परिवर्तित हो जाए, तो वो जो तापमान होगा वो तापमान क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। और जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तक हमने कुल 4 परिभाषा ली। उस 4 परिभाषाओं को अपन एक चार्ट के माध्यम से, या यूँ कह सकते हैं एक अपन ने एक शॉर्ट ट्रिक से अपन ने इसको समझने का अपन प्रयास करते हैं, ताकि एक एक चीज़ अपन को समझ में आ जाए। सबसे पहले हमने प्रक्रिया ली थी संकलन। संकलन वो प्रक्रिया है जिसमें ठोस द्रव में बदलता है। वाष्पन वो प्रक्रिया है जिसमें द्रव किस में बदलती है, गैस में। तो वह प्रक्रिया जिसमें ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाए, संकलन। वह प्रक्रिया जिसमें द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए, वाष्पन। बिल्कुल ईजी है। लेकिन वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदले, भाई वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाए वो गलनांक कहलाता है। और वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदल जाए वो भी क्या कहता है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाए, गलनांक। और वह तापमान जिस पर द्रव गैस में बदल जाए, क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो ये 4 परिभाषा मैं आशा करता हूँ कि आपको एकदम ही अच्छे से आई होगी। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा संगलन की गुप्त ऊष्मा। अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, संगलन की गुप्त ऊष्मा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। देखो, संगलन का अभी मुझे बताओ क्या हुआ था। संगलन का मतलब होता है भाई ठोस को किस में बदलने की प्रक्रिया, द्रव में बदलने की प्रक्रिया। तो ठोस को द्रव में बदलने की जो प्रक्रिया वो कहलाती है संगलन। अब गुप्त ऊष्मा, अभी गुप्त ऊष्मा क्या, देखो गुप्त ऊष्मा के बारे में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब आप बर्फ़ को गर्म करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बर्फ़ को आपने भगोनी के अंदर लिया, भगोनी जो होती है अपनी गैस के ऊपर गर्म करने के लिए, उसको आपने क्या किया, बर्फ़ को उसके अंदर डाला, बर्फ़ के टुकड़े जो उसके अंदर डाला, डालने के बाद उसको आप क्या करते हो, गर्म करते हो। अब गर्म करने के दौरान जो बर्फ़ है वो पानी में बदलता है, लेकिन क्या आपको उसके अंदर की ऊष्मा दिखाई देती है क्या, यानी जो आपने उसके अंदर हीट एनर्जी जो गैस के थ्रू आपने उसको दी है बर्फ़ को, तो क्या बर्फ़ के अंदर वो ऊष्मा आपको दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती। तो जो ऊष्मा छुपी हुई होती है बर्फ़ के अंदर, पदार्थ के अंदर, उससे कहा जाता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त का मतलब छुपा रहना। तो देखो, हम जानते हैं संगलन का मतलब ठोस का द्रव में। तो देखो 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम ठोस को उसके किस में, गलनांक पर। भाई ठोस कौन से तापमान पर गलेगा, गलनांक पर, बिल्कुल सही है। तो 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, भाई आपको 1 किलोग्राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बर्फ़ लिया, अब उसको आपको पानी में बदलना है, तो उसके लिए जितनी आपको ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो छुपी हुई होगी अंदर, उसी को क्या कहा जाएगा, संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो इसको देखो एक ट्रिक से समझते हैं। 1 किलोग्राम ठोस अपने पास है, वो उसके गलनांक पर किस में बदलेगा, द्रव में। तो इसमें बदलने के लिए उसको कोई ना कोई ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो वो आवश्यक जो ऊष्मा है ये क्या कहलाएगी, संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो इससे भी हम परिभाषा बना सकते हैं, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा चाहिए या जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। यदि यहाँ से गुप्त की जगह प्रसुप्त भी आ गया तो भी वही मतलब है, तो प्रसुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। भाई जब संगलन लिया है तो वाष्पन भी लेंगे, तो अपन लेंगे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। तो अब लेते हैं अपन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बारे में। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में मुझे बताओ, वाष्प की प्रक्रिया क्या है कि भाई द्रव पदार्थ का गैस में बदलने की प्रक्रिया। इसका मतलब हम जानते हैं इसको द्रव को गैस में बदलेंगे। तो 1 किलोग्राम द्रव को, देखो 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर, भाई ठोस तो गलनांक पर गलता है
और द्रव जो है वो क्वथनांक पर गलता है। तो 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए आपको जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। इसको भी अपन समझते हैं, 1 किलोग्राम द्रव है, उसको उसके क्वथनांक पर आपने गैस में बदला तो उसके लिए जितनी आवश्यक ऊष्मा होगी उसकी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से, यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को वापस रीबैक करके इसको अच्छे से आप समझ सकते हो और नोट कर सकते हो। अब अगली प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, संघनन। देखो हमने जो पहले पढ़ा था ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन थी, यहाँ पर है संघनन, जिसको इंग्लिश में कंडेंसेशन कहा जाता है। अब ये संघनन क्या है, ध्यान समझना। ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस या पदार्थ, अब हम उल्टा जा रहे हैं भाई। हमने पहले तो क्या किया, जैसे अपन इसको एक अच्छे समझते हैं। देखो वापस हमने अभी तक हमने क्या लिया, हमने लिया था कि भाई हमारे पास एक पदार्थ था ठोस, ठोस को हमने क्या किया था, गर्म किया था। गर्म करके हमने उसको किस में बदला था, द्रव में। द्रव को हमने और गर्म किया तो उसको हमने किस में बदला, वाष्प में बदला। ये प्रक्रिया हमने की थी। ठोस का द्रव में बदलना हमने क्या लिया था, संगलन। द्रव का गैस में बदलना हमने क्या लिया था, वाष्पन लिया था। ये चीज़ें हमने क्लियर की। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले, अब हम पढ़ने वाले हैं कि वाष्प को क्या करेंगे, अब ठंडा करेंगे। वाष्प को क्या करेंगे, ठंडा, और यहाँ पर जो द्रव है उसको हम क्या करेंगे, ठंडा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, यानी हमने पहले तापमान को बढ़ाया, गर्म किया तो संगलन और हमारे पास आया वाष्पन। अब हम तापमान को कम करेंगे, और जब तापमान को कम करेंगे तो कम करने पर ये किस प्रकार की अवस्था या किस प्रकार के परिभाषाओं के रूप में अपन इसको पढ़ते हैं, आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट है संघनन। तो संघनन का मतलब होता है ठंडा होना, कंडेंसेशन। तो ठंडे होने की प्रक्रिया किस में ले रहे हैं अपन, गैसीय पदार्थों। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई गैसीय पदार्थ ठंडा करके, यानी गैसीय पदार्थ को आप क्या कर रहे हो, ठंडा करके किस में परिवर्तित कर रहे हो, द्रव में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संघनन। ये भी इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछी जाती है। तो संघनन किसे कहते हैं, देखो संघनन है ठोस पदार्थों को गर्म करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया, और संघनन क्या है, गैसीय पदार्थों को ठंडा करके द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। तो गैस को हमने ठंडा किया और किस में बदला, द्रव में। अब आता है अगली प्रक्रिया जमना। अब जमना का मतलब आप सभी जानते हो, मतलब जमाना। अब जमता कौन है, द्रव जमता है, किस में जमता है, ठोस के अंदर। हिमीकरण, हिमीकरण है हिम बनाना, बर्फ बनाना, तो वो किस में बदलेगा, ठोस में, है ना, द्रव। तो देखो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ ठंडा होकर किस में परिवर्तित हो जाए, ठोस में, इसे क्या कहा जाता है, जमना या हिमीकरण मिश्रण कहा जाता है। तो जमना या हिमीकरण मिश्रण क्या है कि गैस का, देखो पहले यदि आपको पूछ ले गैस को ठंडा करके यदि आप द्रव में बदलते हो तो संघनन है, और जब द्रव को ठंडा करके आप ठोस में बदलते हो तो वो क्या है, आपका जमना या हिमीकरण मिश्रण है। तो ये जो हमने ठंडा करने की प्रक्रिया के दौरान हमने जो परिभाषा ली थी उसको थोड़ा एक ट्रिक से समझते हैं। तो ट्रिक क्या अपने पास देखो कि भाई गैस को हम ठंडा करेंगे और द्रव में बदलेंगे तो वो प्रक्रिया है संघनन, और द्रव को ठंडा करके जब हम इसको ठोस में बदलेंगे तो वो प्रक्रिया क्या है, जमना है। तो ये प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, इसमें संघनन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम आगे बात करते हैं अगला पॉइंट के बारे में, और अगला पॉइंट है हमारा ऊर्ध्वपातन। अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। अब ये ऊर्ध्वपातन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ऊर्ध्वपातन क्या है, ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में सब्लिमेशन कहा जाता है। अब ऊर्ध्वपातन की परिभाषा आप सभी जानते हो, तो देखो एक बार लिखते हैं अपन, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, देखो शब्दों को ध्यान से समझना, ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ, यानी आपने कौन सा पदार्थ लिया, ठोस पदार्थ, अब उसको आपने गर्म किया। भाई ठोस पदार्थ को यदि द्रव में बदलना है तो गर्म ही करेंगे, तो गर्म करके अपन उसको बिना द्रव, देखो ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिना द्रव में बदले किस में बदल जाता है, गैसीय पदार्थों में बदल जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे ही गैसीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, आरती के समय अपन जब कपूर को जलाते हैं तो कपूर कौन सा पदार्थ है, कौन सी अवस्था है पदार्थ की, ठोस अवस्था है। जब जलाते तो मुझे बताओ क्या द्रव जैसा कोई पदार्थ बनता है, नहीं, सीधा वो किस में बदल जाता है, गैस में। तो ये क्या है, ऊर्ध्वपातन है, कि भाई ठोस पदार्थों को गर्म करके सीधे गैस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब इस ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में आपने जब ठोस को गर्म किया तो गैस में बदला, सीधा बिना द्रव में बदला, ऊर्ध्वपातन। लेकिन जब गैसीय पदार्थों को ठंडा करोगे तो इन गैसीय पदार्थों को जब ठंडा किया जाता है तो ये बिना द्रव में बदले पुनः किस में बदल जाता है, ठोस में। बिना द्रव में बदले पुनः किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। ये प्रक्रिया भी आपकी क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन। लेकिन ये प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, निक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है, निक्षेपण। तो यदि आपने ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित किया है तो वो ऊर्ध्वपातन,
और गैसीय पदार्थों को ठंडा करके बिना द्रव में बदले ठोस में बदला है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? निक्षेपण। तो वैसे तो आप ऊर्ध्वपातन की परिभाषा को दोनों शब्दों से समझा सकते हो, लेकिन अलग अलग समझना अपने इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल भाई कपूर, दूसरा नेफ्थेलिन की गोलियां। आपके घरों में आपने देखा होगा कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए, बाथरूम को एक प्रकार से गंध युक्त, यानी बाथरूम में जो गंध आती है यूरिन की, मूत्र की, उसको दूर भगाने के लिए हम नेफ्थेलिन की गोलियां उपयोग करते हैं। अब नेफ्थेलिन की गोलियां में क्या आता है कि वो अपनी सुगंध को फैला देते हैं। होते कैसे? ठोस, और एक प्रकार से कह सकते हैं रूम टेम्परेचर, अपने कमरे के तापमान पर वो थोड़ा गर्म होकर क्या हो जाता है? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। नमक व अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण, जब इन दोनों को अपन गर्म करते हैं तो नमक तो आपकी उस, अपन सेकंड चैप्टर में इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन नमक जो है वो तो उस प्याली के अंदर पड़ा रहता है, जबकि NH4Cl सीधा किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पर हम देखो एक प्रक्रिया द्वारा इसको समझते हैं, एक सर्कल के द्वारा। यहाँ पर देखो ठोस पदार्थ है, ये बिना द्रव में बदले किस में बदल रहा है? गैस में। क्या करके? हमने गर्म करके। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? ऊर्ध्वपातन। और जब गैस को ठंडा करके सीधे ठोस में बिना द्रव में बदले किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है। तो ये टॉपिक आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्वपातन वेरी इंपॉर्टेंट है, सेकंड चैप्टर में भी ये रिपीट होगा, इसलिए आप यहीं इसको अच्छे समझ ले, ताकि अगला जो अपना चैप्टर आएगा सेकंड चैप्टर, उसमें आप इसको अच्छे से और समझ पाए। अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी है उन चीज़ों को अपन एक चार्ट या अपन कह सकते हैं एक टिक के माध्यम से अपन समझ लेते हैं। अभी तक हमने जो इस पार्ट के अंदर पढ़ा है, इस पार्ट के अंदर हमने सबसे पहला पढ़ा था ठोस को द्रव में प्रक्रिया बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संगलन कहलाती है। द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। इन दोनों प्रक्रिया में हम पदार्थ की अवस्था को गर्म कर रहे हैं। ठोस को गर्म करके द्रव में बदला तो संगलन, द्रव को गर्म करके हमने गैस में बदला तो वाष्पन। अब हम क्या कर रहे हैं? उल्टा जा रहे हैं, यानी ठंडा कर रहे हैं। गैस को ठंडा करके द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगलन, और द्रव को ठंडा करके ठोस में बदलने की प्रक्रिया हिमीकरण या जमना कहलाता है। अब हमने पढ़ा ऊर्ध्वपातन, तो ठोस बिना द्रव में बदले, देखो ठोस बिना द्रव में बदले जब गैस में परिवर्तित हो जाता है तो वो कहलाता है ऊर्ध्वपातन, और गैस बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? निक्षेपण कहा जाता है। तो ये भी अपन ने अभी तक परिभाषा ली है, 6 परिभाषा है, और ये 6 परिभाषा इस चार्ट के माध्यम से अपन कह सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से अपन इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। पहले तो किसका प्रभाव अपन ने लिया? तापमान का प्रभाव। तापमान को बढ़ाए हमने, तो तापमान को बढ़ाने पर हमने क्या मिला? संगलन, वाष्पन, गलनांक और क्वथनांक हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार संगलन की गुप्त ऊष्मा हमने पढ़ी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा पढ़ी। उसके बाद हमने क्या किया? पदार्थ की अवस्था को ठंडा किया। गैस को जब ठंडा किया हमने तो उससे हमने कौन सी परिभाषा ली? संगलन। द्रव में बदला, द्रव को हमने ठंडा करके ठोस में बदला तो कौन सी परिभाषा ली हमने? जमना, हिमीकरण। ठीक है। अब बात करते हैं अवस्था परिवर्तन पर किसका प्रभाव? दाब का प्रभाव। तो अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव किस प्रकार अवस्था परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, दाब का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं भाई, दाब को आप बड़ी कक्षाओं में जाके पढ़ोगे तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, यानी एकांक क्षेत्रफल पर जो आप बल लगाते हो उसी को क्या कहा जाता है? दाब कहा जाता है। तो दाब के बारे में यदि अपन बात करें तो गैसीय पदार्थों पर, अब यहाँ पर मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर हमने ठोस पदार्थ क्यों नहीं लिए? क्योंकि ठोस पदार्थ के कण अत्यधिक पास होते हैं, और मुझे बताओ क्या इन कणों को जो पास है और पास दाब लगाकर और पास ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। इसलिए हमने उन कणों को लिया जिसमें कणों के स्थान, बीच के स्थान की दूरी सबसे अधिक है, और वो कौन सा? गैसीय पदार्थ। तो गैसीय पदार्थों पर अधिक दाब लगाकर हम इसे किस में बदल सकते हैं? द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं। परंतु याद रखना, और अधिक दाब यदि लगाए इन द्रव पदार्थों में, जो हमने गैस पदार्थों को और अधिक दाब लगाकर द्रव में परिवर्तित किया है, यदि हम इन द्रव पदार्थों में और अधिक दाब लगाए तो इसको हम ठोस में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी क्षमता नहीं है कि द्रव जो है वो और आगे जाकर ठोस में परिवर्तित हो जाए। इसलिए ये आपको यहाँ से याद रखना है। तो गैसीय पदार्थ को यदि हमने दाब लगाया है बहुत अधिक, अपन कह सकते हैं उसके ऊपर एकांक क्षेत्रफल पर बल लगाया यानी दाब लगाए, तो ये किस में बदल जाता है? द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जैसे एलपीजी। अब एलपीजी का नाम आप सभी जानते हो, इसका पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है इसका पूरा नाम है। अब यहाँ पर लिक्विड वर्ड क्यों आया? क्योंकि हमने इस पेट्रोलियम गैस को, देखो नाम से पता चलता है, इस पेट्रोलियम गैस को जब अधिक दाब के साथ सिलेंडरों में भरा तो ये गैस किस में बदल गई? द्रव में। इसलिए इसका पूरा नाम हो गया लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस को हमने अधिक दाब के साथ संपीड़ित किया, या यूँ कह सकते हैं अधिक दाब के साथ आपने सिलेंडरों में भरा तो ये किस में बदल गई? आपकी लिक्विड यानी द्रव में बदल गई, इसलिए इसको बोला जाता है द्रवित पेट्रोलियम गैस। लेकिन और अधिक दाब लगाकर हम इसे ठोस में परिवर्तित नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल यहाँ पर नोट इंपॉर्टेंट, जहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट नोट आपको यहाँ से याद रखना है। कौन सा नोट है? देखो ये इंपॉर्टेंट नोट है आपका कि गैस से CO2,
भाई हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में, किस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में। जब हम इसके ऊपर अधिक दाब लगाते हैं तो ये बिना द्रव में बदले किस में बदल जाती है, ठोस CO2 में। तो गैस ये CO2 जब ठोस CO2 में बदल जाती है, इसी को कहा जाता है शुष्क बर्फ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ड्राई आइस। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्राई आइस कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि भाई शुष्क बर्फ क्या है, तो शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब गैस से CO2 पर अधिक दाब लगाया जाता है तो उसको ठोस CO2 में बदला जा सकता है, और इसी ठोस CO2 को हम क्या बोलते हैं, शुष्क बर्फ बोला जाता है, और शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस बोला जाता है। तो याद रखना ये कृत्रिम आइस है एक प्रकार से, अपन इसको कह सकते हैं। तो ठोस CO2 जो है वो कौन सी, शुष्क बर्फ। तो क्वेश्चन आ गया शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो आज के इस चैप्टर फर्स्ट के तीसरे पार्ट में हमने अवस्था परिवर्तन पर सबसे पहला तापमान क्या अवस्था परिवर्तन देखी। भाई तापमान का प्रभाव किस प्रकार अवस्था परिवर्तन पर पड़ता है, और दाब का प्रभाव किस प्रकार अवस्था परिवर्तन पर पड़ता है। दाब के प्रभाव से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, केवल थोड़े से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके तापमान के प्रभाव से। और तापमान के प्रभाव में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गलनांक किसे कहते हैं, दूसरा क्वथनांक किसे कहते हैं। इसके यूँ भी पूछ सकते हैं आपको कि बर्फ का गलनांक बताओ, जल का क्वथनांक बताओ, तो आपको ये क्वथनांक याद भी रखना है। उसके बाद आपको पूछ लिया संगलन किसे कहते हैं, संगनन किसे कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। संगलन जो है वो ठोस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया, और संगनन गैस का द्रव में बदलने की प्रक्रिया। तो ये संगनन संगलन याद रखना। और वेरी इंपॉर्टेंट, ऊर्ध्वपातन से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने थर्ड पार्ट के अंदर जो चैप्टर पहला हमारा, उसमें हमने यहाँ तक पढ़ा। अगले वीडियो के अंदर हम इसके आगे का जो टॉपिक है वो अपन लेंगे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।